हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगे आने वाली परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु, झेलम, रावी, सोहना। फ्रेंड्स, ये सोहना नहीं है, सोहन है। तो बताइए आप इसका आंसर। इसका सही आंसर है सोहन। सोहन से हमें पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं होमो सैपियंस ही हमारे मानव का साइंटिफिक नेम है। तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलेडवा, मेहरगढ़, कालीबंगा, देवपाड़ा। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और आप सभी जानते हैं कृषि और पहिए ये दोनों हमें कहाँ से प्राप्त हुए? इन दोनों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। इन दोनों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? चांदी, तांबा, लोहा या स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। और आप सभी जानते हैं सबसे पहला औजार जो मनुष्य ने बनाया था वो था हमारा कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था वो था कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, आर.डी. साहनी, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या रिजले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। और कब की थी उन्होंने इसकी खोज कब की थी? सबसे पहले 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? काषाणपण, पण्य, दिनार, स्वर्णाषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काषाणपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतड़ा, मोहनजोदाड़ो। तो सबसे ज़्यादा जो हमें अवशेष मिले हैं वृहत स्नानागार के वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? किलाक्षर लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या आरमाइक लिपि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित लिपि हमारी थी वो थी हमारी भावचित्रात्मक लिपि। और आप सभी जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सबसे किस में ज़्यादा विश्वास करते थे? उस टाइम के लोग करते थे जादू टोना में विश्वास करते थे। और उस टाइम का जो समाज था वो कैसा था? उस टाइम का समाज होता था मातृसत्तात्मक। उस टाइम का समाज हुआ करता था, मतलब उसमें फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। उनके यहाँ जो हाई लेवल पे जो होते थे वो फीमेल होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से हमें सबसे ज़्यादा चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दृष्दति, सुवस्तु, मेलुहा, परुषणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? लेमलेटा, टेराकोटा, लेटरेराइट या रायोलाइट। तो बताइए आप इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टेराकोटा। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा की वो कौन सी स्थल है, कौन सी वो जगह है जहाँ से हमें पूरी तरीके से हमें पता चलता है कि वहाँ किलेबंदी हुआ करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें कहाँ से पता चलता था? कालीबंगा से पता चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इंडिका। तो कहाँ से हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है हमें अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी मिलती है?
मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण। तो हमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है हमें मौर्य वंश की, वो मिलती है हमें विष्णु पुराण से। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? क्षत्रप समूह, ईशान, रत्निन, विशिष्ट जन। तो बताइए उस समय ऋग्वैदिक काल के टाइम पे अधिकारियों के जो पूरा ग्रुप होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था रत्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? सभा एवं समुदाय, जनसमूह एवं समुदाय, सभा एवं समिति या समिति एवं समुदाय। तो जो राजा को उस समय संस्था सलाह देती थी उस संस्था को हम कहते थे सभा एवं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था? उर्वरा, चारागाह, खिल्य या स्त्रोता। तो ऋग्वैदिक काल में जो पशुचारण योग्य भूमि थी उसको कहा जाता था खिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऋग्वेद के किस मंडल में हमें दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये हमें मिलता है 7वें मंडल से, ये हमें 7वें मंडल से मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते को हमने मुंडको उपनिषद से लिया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर, बहावलपुर, अतरंजी खेड़ा या कौशंबी। तो उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के साक्ष्य कहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुए थे? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? कि बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिए थे तो हमें किस ग्रंथ से हमें पता चलता है? किस ग्रंथ के त्रिपिटक से हमें पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें सुत्त पिटक से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो जैन धर्म के हमारे सबसे लास्ट तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो पहली बौद्ध संहिता थी उसका जो आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आगे और सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम पे बौद्ध धर्म को 2 भाग में हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था। और इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि हमारी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके टाइम पर हुई थी बताइए? ये हुई थी हमारी अजातशत्रु के टाइम पे। किसके टाइम पे हुई थी? ये हमारी हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। और ये प्रथम जो बौद्ध संगीति थी ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी हुई थी राजगृह में। ये प्रथम बौद्ध संगीति हमारी कहाँ हुई थी? ये हमारी हुई थी राजगृह में। जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति थी, ये द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी हमारी? ये हुई थी हमारी, सॉरी फ्रेंड, ये हुई थी हमारी वैशाली में। कहाँ हुई थी? हमारी वैशाली में हुई थी। और आप सभी जानते हैं उस समय वैशाली में वहाँ का शासक कौन होता था? उस समय वहाँ पे शासक था कालाशोक, यानी कि कालाशोक के टाइम पे आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति आपकी किसके टाइम पे हुई थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी आपकी हुई थी अशोक के टाइम पे। और ये कहाँ हुई थी? अशोक की जो राजधानी बनाई गई थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क उस समय वहाँ का शासक था। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में। कश्मीर के ये हुई थी कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो जो लिंगायत है वो आपका माना जाता है शैव संप्रदाय का अंग। धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत तरंगिणी की रचना किसने की थी? जो धर्मनिरपेक्ष हमारी साहित्य था रजत रंगिणी, उसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य, विल्हण,
कलहण या शूद्रक, तो उसकी रचना की थी हमारे कलहण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो किसे कहा गया है सर्वक्षांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला, किसे कहा गया है? ये आपका कहा गया है महापद्मानंद को। किसे कहा गया है? महापद्मानंद को। और आप जैसे सभी जानते हैं बिंबिसार कौन से वंश का राजा था? बिंबिसार आपका था हर्यक वंश का राजा। अजात हर्यक वंश का राजा था, बिंबिसार आपका हर्यक वंश का राजा था। और दूसरी बात हम ये देखेंगे, इसमें जो महापद्मानंद था इसे किसकी उपाधि दी गई थी? इसे दी गई थी एकराट की उपाधि, एकराट की उपाधि इसे दी गई थी। और ये कौन से वंश का राजा था? महापद्मानंद था आपका नंद वंश का राजा, नंद वंश का राजा था, ठीक है। और जो धनानंद था ये था आपका नंद वंश का ही ये राजा था, पर ये नंद वंश का कौन सा शासक था? अंतिम, नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? जो सीरिया का राजदूत था वो डाइमेकस, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या धनानंद? तो वो आया था बिंदुसार के टाइम पे। और आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? जब सिकंदर ने यहाँ भारत में आक्रमण किया था उस समय मगध साम्राज्य जो हमारा था उसका शासक कौन था? पद्मानंद, धनानंद, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो उस समय हमारा यहाँ का शासक था धनानंद। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी प्रश्न बड़े पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और सीरीज़ आगे लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।